वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के 34 एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 80% ऑफ सेल ऑफ ₹10 lakh ऑफ अ फर्म आर ऑन क्रेडिट। इट हैज ए रिसीवेबल टर्नओवर इज 8. व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड द एवरेज डेटर ऑफ फर्म। देखिए यहाँ पर हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज डेटर्स को कैलकुलेट करना है। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, लिखा है कि जो सेल है, टोटल सेल हमारी कितनी है, टोटल सेल है हमारी 10 लाख रुपए की, और 80% जो है उसकी वो कैसी सेल है, क्रेडिट सेल है। तो मतलब हमारी जो क्रेडिट सेल कितने की हो गई, वो हो गई हमारी 8 लाख रुपए की। 10 लाख का 80% हो गया, 8 लाख ये हो गई हमारी क्रेडिट सेल। अब हमको दे के रखा है रिसीवेबल टर्नओवर दे रखा है 8 और हमको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाई रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दैट इज 8 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45 डेज। अब इसमें देखिए दो आंसर 45 डेज के मिल रहे हैं, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा। और दूसरा क्या निकालना है, एवरेज डेटर निकालना है। तो एवरेज डेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज डेटर का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है टोटल क्रेडिट सेल। टोटल क्रेडिट सेल कितनी है हमारी, 8 लाख रुपए की है, अपॉन एवरेज डेटर, यही फॉर्मूला होता है। तो एवरेज डेटर कितने हो जाएंगे हमारे, एवरेज डेटर कितने हो जाएंगे, 8 लाख डिवाइडेड बाई 8, सॉल्व करेंगे तो 1 लाख रुपीज जो हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे एवरेज डेटर। तो सही आंसर क्या है, पहला विकल्प 45 डेज एंड ₹1 लाख, ये होंगे हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। लिखा है क्या, इन रिस्पॉन्स टू अ मार्केट एक्सपेक्टेशन द क्रेडिट पीरियड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 45 डेज टू 60 डेज। दिस वुड रिजल्ट इन, क्या होगा अगर क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज कर दिया जाए 45 से 60 दिन तक। अगर हम क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज कर देंगे तो होगा क्या, हमारे एवरेज कलेक्शन पीरियड भी क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। देखिए डिक्रीज इन सेल तो हो नहीं सकती, क्योंकि जब हम डेज बढ़ाएंगे तो सेल बढ़ेगी। डेटर्स भी बढ़ जाएंगे, इसलिए डिक्रीज इन डेटर्स नहीं हो सकते। बैड डेट्स का कभी कोई लेना देना इससे है नहीं। इंक्रीज इन एवरेज कलेक्शन पीरियड ही सही आंसर होगा। तो इसका आंसर नंबर डी ही अप्रोप्रिएट आंसर होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा आंसर नंबर सी, लेकिन सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी सेल इट्स रिसीवेबल टू अनदर पार्टी टू रेज द फंड इट इज नोन एज, क्या कहेंगे, स्क्रूटिनाइजेशन, फैक्टरिंग, प्लेजिंग या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर क्या, कंपनी सेल इट्स रिसीवेबल टू अनदर पार्टी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टरिंग कहेंगे। ये हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा था। लिखा है कैश डिस्काउंट टर्म 3/15 नेट 40 का मतलब क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, 3% डिस्काउंट if payment is given in a 15 days and otherwise full payment must be made in 40 days। ये इसका राइट आंसर होगा। ये होता है डिस्काउंट। कैसे समझेंगे इसको, देखिए जो ये लिखा है ये होता है डिस्काउंट, ये होता है डिस्काउंट पीरियड और ये होता है टोटल पीरियड। तो इसका सही आंसर होगा ए विकल्प, ऑप्शन नंबर ए, 3% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड इन 15 डेज, अदरवाइज फुल पेमेंट मेड इन 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेल ऑफ द फर्म इज ₹6 लाख एंड एवरेज डेटर आर 15 लाख देन द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज। तो देखो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, टोटल क्रेडिट सेल जो कि दे रखी है 60 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। तो सही विकल्प होगा इसका आंसर नंबर ए, 4 टाइम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड टू अ कस्टमर देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज। तो क्या होगा इसमें आंसर, सेल बढ़ जाएगी, डेटर बढ़ जाएंगे, डेब्ट कलेक्शन पीरियड बढ़ जाएगा, या सभी बढ़ जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, इफ कैश डिस्काउंट इज ऑफर टू द कस्टमर देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज। अगर कैश डिस्काउंट हम लोग दे रहे होंगे तो क्या बढ़ जाएगी, तो सीधी सी बात है कैश डिस्काउंट होने से सेल भी हमारी बढ़ जाएगी। तो सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर ए, सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसीवेबल मैनेजमेंट डील विद रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का है। डेटर कलेक्शन, डेटर कलेक्शन इसका सही आंसर होगा रिसीवेबल मैनेजमेंट का, तो इसका आंसर नंबर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रिसीवेबल मैनेजमेंट, कैश बजट कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एजेंसी शेड्यूल जो है ये जो है हमारा, ये हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा एजेंसी शेड्यूल। हम लोगों ने पढ़ा था एजेंसी शेड्यूल रिसीवेबल मैनेजमेंट में, इसमें आप इसको अपनी बुक से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या होता है एजेंसी शेड्यूल। फिर है EOQ इज द क्वांटिटी दैट मिनिमाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इंटरेस्ट कार्ड या सेफ्टी स्टॉक कॉस्ट। तो सही आंसर इसका क्या होगा, का सही आंसर होगा आंसर नंबर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं करना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो सकता है बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन होगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब क्या हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेजिंग कॉस्ट, इन तीनों को मिलाने से बन जाती है हमारी ऑर्डर इन्वेंट्री कॉस्ट। सही ऑप्शन होगा इसका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एनालिसिस इज यूज फॉर, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है, ये है आपका ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, और ये रिलेटेड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से। If no information is available, the general rule for valuation of stock for the balance sheet is, क्या होगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होगी तो जनरल रूल क्या है बैलेंस शीट को कैलकुलेट करने निकालने का, वो है हिस्टोरिकल वैल्यू, पुरानी वैल्यू को ही मान लिया जाएगा बैलेंस शीट की नई वैल्यू। इफ ABC इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ए आइटम वुड बी रिक्वायर्ड, क्या होगा, ए का मतलब हायर सेफ्टी स्टॉक, फ्रीक्वेंटली डिलीवर, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम या अपडेटिंग ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड। तो 12th का आंसर हमारा सही होगा सिस्टम क्लास ए आइटम रिक्वायर। क्लास ए के आइटम को का क्या मतलब होगा इसमें, तो इसका मतलब होगा हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा हाईएस्ट सेफ्टी स्टॉक का सही आंसर होगा 12th का हमारा होगा हाईएस्ट सेफ्टी स्टॉक। 13 क्वेश्चन है हमारा, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में इंक्लूड मटेरियल परचेज, पेनाल्टी या इंटरेस्ट ऑन लोन या नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा हमारा इसका होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ सेफ्टी स्टॉक बाय द फर्म वुड बी इंक्रीज इन्वेंट्री कॉस्ट, डिक्रीज इन्वेंट्री कॉस्ट, नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट या नन ऑफ दीज। सही आंसर इसमें से क्या होगा आपका, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा सेफ्टी स्टॉक। पहले देखिए इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर था। यूज ऑफ सेफ्टी स्टॉक बाय फर्म, बताइए क्या आंसर सही होगा इसमें। तो इसका आंसर जो होगा
वो होगा सेफ्टी स्टॉक का। हमारा सही आंसर होगा इसमें ए ऑप्शन, इंक्रीज इन्वेंट्री कॉस्ट। सही आंसर होगा आपका इंक्रीज इन्वेंट्री कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन। हाँ, तो 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कंपनी विच यूज कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम। सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, ऑर्डर इंटरवल वेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EOQ determine the order size when the total order cost is minimized, total number of order is least, total inventory cost are minimized या none of these। तो सही आंसर होगा हमारे 16 का सी आंसर, अभी हम लोग पढ़ के भी आए हैं, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आर मिनिमम। 17th क्वेश्चन है हमारा, ABC analysis is useful for analyze the inventory based on their quality, based on their usage and volume and based on physical volume या all of the above। तो सही आंसर होगा ABC एनालिसिस में ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल जो हम लोगों ने पढ़ा था। बी में आते हैं मॉडरेट, ए में आते हैं ऐसे वैल्यू जिनकी क्वांटिटी तो ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी में कम हो, और ये आते हैं हाई क्वालिटी लो क्वांटिटी में। तो ये किस लिए यूज होते हैं, तो सही आंसर होगा हमारा इसका बी ऑप्शन, बेस्ड ऑन यूजेज एंड देयर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ A इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट, O इज द ऑर्डर साइज एंड C इज द कैरिंग कॉस्ट, देन EOQ क्या होगा। तो देखिए EOQ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C। तो अगर इन क्वेश्चन को देखें तो इसमें से देखिए ये भी गलत है, एक ये कहें तो ये सारे ही लगभग गलत है क्योंकि इसमें अंडर रूट का साइन नहीं लगा है, इसलिए इसका आंसर नंबर बी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपना 19th क्वेश्चन है, इन्वेंट्री इज जनरली वैल्यूड एज ए लोअर ऑफ, किस पर ली जाती है इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो सही आंसर 19th क्वेश्चन का क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन, कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये इसका सही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इनमें से कौन सा कंसीडर नहीं किया जाता, परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटी या सेलिंग कॉस्ट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, सेलिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है इन्वेंट्री के लिए। कॉस्ट ऑफ नॉन कैरिंग सफिशिएंट इन्वेंट्री इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट ऑफ नॉट कैरिंग सफिशिएंट इन्वेंट्री इज नोन एज कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, टोटल कैश या स्टॉक आउट कॉस्ट। तो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, स्टॉक आउट कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, रिडक्शन ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, अवॉइडिंग लॉस्ट सेल, रिड्यूसिंग कैरिंग कॉस्ट या अवॉइडिंग प्रोडक्शन शॉर्टेज। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा हमारा 22 का, तो 22 का सही ऑप्शन होगा रिड्यूसिंग कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कौन सा इसमें से स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। देखिए फीफो है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है और रिलायजेबल वैल्यू है। एवरेज प्राइसिंग मेथड जो है, ये जो मेथड है ये जो है आपका रिलायजेबल मेथड नहीं है। सिस्टम ऑफ प्रोक्योरिंग गुड्स विच रिक्वायर्ड इज नोन एज फ्री ऑन बॉन्ड, FOB, ऑलवेज बेटर कंट्रोल या आपका ABC, जस्ट इन टाइम, जिड या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा हमारा, सही ऑप्शन होगा हमारा जस्ट इन टाइम जो है वो प्रोक्योरिंग के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म इन्वेंट्री टर्नओवर इज 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7,50,000, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज टू 10, दिस वुड रिजल्ट इन, क्या होगा रिजल्ट। तो देखिए जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने थे 7,50,000, तो इस समय हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी। तो एवरेज इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो एवरेज इन्वेंट्री होगी हमारी
7,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई 6। अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 1 जा 6 15 6 2 जा 12 30 बचे, ये आ जाएगा हमारा 1,25,000 रुपये एवरेज इन्वेंट्री। अब क्या कह दिया है, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर को 10 कर दिया जाए तो अगर हम टर्नओवर रेशियो को अगर 10 कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी हो जाएगी 75,000 हो जाएगी। ठीक, अब इससे देखिए क्या होगा, पहले एवरेज इन्वेंट्री 125 थी, बाद में 75 हो गई, मतलब कितनी कम हो गई 50,000 कम हो गया। तो राइट आंसर होगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाई 50,000। 25 का 26 का है व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ इक्वल, रीऑर्डर लेवल या ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। टाइप ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी यूज फॉर शॉर्ट टर्म लोन इज रियल एस्टेट, प्लांट और मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड या इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सही ऑप्शन होगा स्टॉक ऑफ गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक, कौन सी इसमें बैंक की लाइबिलिटी है। तो देखिए इसमें बैंक की लाइबिलिटी कौन सी होगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होगी वो बैंक लाइबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमर्शियल टाइप इज पेपर इज ए टाइप ऑफ फिक्स कूपन बॉन्ड, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर कैपिटल या गवर्नमेंट बॉन्ड। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा इसका बी अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेप्ट। Which of the following is not the spontaneous source of short term fund, कौन सा इसमें शॉर्ट टर्म फंड का स्पॉन्टेनियस सोर्स है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा नहीं है, वो है हमारा प्रोविजन फॉर डिविडेंड जो होगा ये शॉर्ट टर्म फंड का सोर्स नहीं है। फिर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस आर इंट्रोड्यूस बाई, कौन सी कमेटी ने किया था, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, कौन सी कमेटी ने मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस प्रोड्यूस किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी टंडन कमेटी। इन इंडिया द कॉमर्शियल पेपर आर इश्यूड एज पर द गाइडलाइन इश्यूड बाई, किसके द्वारा गाइडलाइन होती है कॉमर्शियल पेपर से रिगार्डिंग। तो सही ऑप्शन होगा आरबीआई। कॉमर्शियल पेपर आर जनरली इश्यूड एट अ प्राइस लेस देन द फेस वैल्यू का सही ऑप्शन होगा विच इज नॉट अप्लीकेबल टू अ कॉमर्शियल पेपर, इनमें से कौन सा कॉमर्शियल पेपर में अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए इसमें से नहीं कौन सा होगा, तो इसमें आंसर नंबर बी इशू प्राइस जो है वो नॉट अप्लीकेबल इन कॉमर्शियल पेपर होता है। सॉरी इशू प्राइस नहीं होगा, इसमें से आंसर सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर ये जो है इशू प्राइस ये गलत है, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टंडन कमेटी रिकमेंडेड इज दैट द डिपेंडेंसी ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बैंक शुड ग्रेजुअली क्या करेगा, इंक्रीज, रिमेन स्टेबल, डिक्रीज या नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी डिक्रीज। कैश डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द ट्रेड क्रेडिटर नेवर बी एक्सेप्टेड बिकॉज बेनिफिट इज वेरी स्मॉल, कॉस्ट इज वेरी हाई, नो सेंस टू पे अर्लियर एंड नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, यानी कि ये सब कुछ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ इम्प्लाई, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिस्क, इग्नोरेंस या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क। तो सही आंसर होगा डी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो होता है रिस्क को कम करना, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। तो ये थे वर्किंग कैपिटल के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।